एक ऐसा इंसान जिसे न ही सत्ता का लालच था, न ही किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर का डर, जो जीता था तो सिर्फ असम के लोगों के लिए, असम के कल्चरल आइडेंटिटी के लिए, जो अपने गानों के जरिए असम के कल्चर को पूरे इंडिया में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में ले गया। मैं बात कर रहा हूँ असम के कल्चरल आइकॉन और असम के सोल जुबिन गर्ग की, जिन्हें असम का दूसरा पहचान भी कहा जाता था। उनकी डेथ होते ही पूरा का पूरा असम ठहर गया। नाइनटीन सितंबर 2025 को नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के सिलसिले में जब जुबिन गर्ग सिंगापुर गए हुए थे, उसी दिन 2-3 बजे के आसपास ये न्यूज मिलती है कि जुबिन गर्ग की डेथ हो गई। ये न्यूज सुनते ही लोगों को अपने कानों पे भरोसा नहीं हो रहा था। लोगों के आंखों में सिर्फ आंसू दिख रहे थे और होठों पे वही गाना जो जुबिन गर्ग ने कहा था कि जब वो मरेंगे तो बजाना। जुबिन ने यह भी कहा था कि जब वो मरेंगे तो पूरा का पूरा असम 7 दिन तक बंद रहेगा। गवर्नमेंट ने 3 दिन की मॉर्निंग डिक्लेयर की और पूरे असम के लोगों ने मिलकर 4 दिन तक अपने तरफ से असम बंद रखा। और 23 सितंबर को, जिस दिन उनका फ्यूनरल था, इतने लोगों ने उनके अंतिम यात्रा में हिस्सा लिया कि मरते मरते भी जुबिन ने असम के नाम एक और रिकॉर्ड दे गए, लार्जेस्ट गैदरिंग इन फ्यूनरल की, जो वर्ल्ड में 4th पोजीशन पे आया। पर सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि जुबिन गर्ग की मृत्यु कैसे हुई। पूछता है असम, जब उनकी तबीयत खराब थी तो उन्हें सिंगापुर क्यों ले जाया गया। पूछता है असम कि जुबिन को टाइमली दवा क्यों नहीं दी गई। पूछता है असम कि जुबिन का प्रॉपर ख्याल क्यों नहीं रखा गया। पूछता है असम कि एक एक्सीडेंट था या फिर मौत। चलिए इस वीडियो के अंदर हम 1972 को मेघालय के तुरा में इली बोरठाकुर और मोहिनी बोरठाकुर के घर में एक लड़के का जन्म होता है, जिसका नाम रखा गया जुबिन बोरठाकुर, जो आने वाले भविष्य में असम की आवाज बनने वाला था। उसी साल असम के शिवसागर में जन्म होता है श्याम कानू महंतो का, जिनका नाम जुबिन के डेथ के साथ आ रहा है। वो अभी आगे आप लोग को मिलने वाला है। जुबिन के पापा मोहिनी बोरठाकुर एक ACS ऑफिसर थे, इसलिए उनकी पोस्टिंग होते रहती थी। इसीलिए जब वो छोटे थे तो उनकी पोस्टिंग करीमगंज में हुई थी। तो जुबिन ने अपनी स्कूलिंग करीमगंज के कैरामल स्कूल से कंप्लीट की। इसके बाद वो जोरहाट आ गए और जोरहाट में 11-12 कंप्लीट किया। इसके बाद जुबिन ने डिसीजन लिया कि वो अपना BSc कंप्लीट करेंगे गुवाहाटी के बी बरुआ कॉलेज से। फाइनली वो गुवाहाटी मूव कर गए। गुवाहाटी आने के बाद उनका म्यूजिक का पैशन इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि उन्होंने अपना पढ़ाई ही ड्रॉप कर दिया। एक्चुअली जुबिन की मम्मी इली बोरठाकुर एक एक्ट्रेस थी और एक सिंगर थी, इसीलिए जुबिन जब 3 साल के थे तो उनकी मम्मी ने उन्हें गाना सिखाना स्टार्ट कर दिया। 1985 आते आते जहां असम इलीगल इन्फिल्ट्रेशन से लड़ रहा था और आसू के लीडरशिप में असम अकॉर्ड साइन हुए थे, यहाँ आप लोग को असम अकॉर्ड का वीडियो मिल जाएगा, तो जुबिन ने 13 साल की उम्र में अपना पहला गाना गाने किया ने लिख दिया। लेट 80s में और 90s के शुरुआत में असम के अंदर काफी ज्यादा पॉलिटिकल अनरेस्ट थे। अल्फा का राइज देखने को मिल रहा था और लोगों के अंदर पीस खत्म हो चुकी थी। तो 1992 में 19 इयर्स की एज में जुबिन असमीज फिल्म इंडस्ट्री के अंदर डेब्यूट करते हैं और वो अपना पहला एल्बम अनामिका नाम से रिलीज करते हैं। ये एल्बम के अंदर उन्होंने जो 13 साल की उम्र में गाने किया ने जो गाना लिखा था वो भी था। ये एल्बम इतना ज्यादा चलता है और ये इतना ज्यादा सुपर हिट होता है कि लोगों के जुबान पे सिर्फ वही गाना और जुबिन गर्ग ही रहने लगे। इसके 1 साल के बाद आई माया, इसके बाद आई आशा और इसके बाद आई पाखे। 2000 आते आते जुबिन असम के एक सुपरस्टार बन चुके थे, लेकिन उस वक्त तक जुबिन सिर्फ सिंगर नहीं बल्कि एक इंस्ट्रूमेंटलिस्ट भी बन चुके थे। जुबिन को 12 तरीके का इंस्ट्रूमेंट बजाना आता था, जिसके अंदर तबला, हारमोनियम, ड्रम, हारमोनिका, गिटार ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट साबित थे। इसी कारण से जुबिन ने यह डिसीजन लिया कि वो बॉलीवुड में भी डेब्यूट करने वाले। तो 1995 के दौरान वो असम छोड़कर मुंबई शिफ्ट हो गए और उसी साल गदर एक मूवी आई थी जिसमें जुबिन को काम भी मिला। इसके बाद जुबिन ने 1996 में अपना पहला हिंदी एल्बम चांदनी रात नाम से निकाला। इसके बाद आई श्रद्धांजलि और इसके बाद जलवा। 1998 में
दिल से मूवी में जुबिन ने गाना भी गाया था। 2000 के अंदर जुबिन ने फिजा मूवी के अंदर भी गाना गाया और 2002 में कांटे मूवी के अंदर भी गाना गाया। पर इस वक्त तक जुबिन असम के तो सुपरस्टार बन चुके थे, पर बॉलीवुड में उन्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। इसी कारण से 2006 के अंदर बॉलीवुड एक मूवी रिलीज करता है जिसका नाम था गैंगस्टर, और उस मूवी के अंदर एक गाना था या अली जो जुबिन ने गाया था। और ये गाना इतना ज्यादा चलता है और ये गाना इतना ज्यादा सुपर हिट होता है कि लोगों के जुबानों पर सिर्फ यही गाना और लोगों के जुबानों पर सिर्फ जुबिन गर्ग रहने लगे। ये गाना ने जुबिन गर्ग को बेस्ट प्लेबैक सिंगिंग का भी अवार्ड दिलवाया GIFA की तरफ से, और जुबिन एक सुपरस्टार बन चुके थे। हालांकि आगे चलकर जुबिन ने बॉलीवुड को छोड़ दिया। इसके बाद 2013 में उन्होंने क्रिस 2 के लिए गाना भी गाया और कुछ हिंदी में गाना गाया, पर उनका ये मानना था कि वो एक रेबल है, अगर किसी को जरूरत है तो वो जुबिन के पास आएगा। जुबिन असम के अंदर एक राजा की तरह महसूस करते हैं और असम के बाहर उन्हें किसी न किसी के पीछे दौड़ना पड़ता है। Because I'm rebel. I'm rebel. I'm a fighter. मुंबई में रहने के दौरान ही उनकी मुलाकात गरिमा सैकिया से होती है। एक्चुअली गरिमा सैकिया ने 1992 और 93 में जो अनामिका और माया एल्बम आया था उससे रिलेटेड जुबिन को एक लेटर लिखा था, और वो लेटर जुबिन को काफी ज्यादा पसंद आया था। इसीलिए जुबिन ने डिसीजन लिया था कि वो गरिमा से मिलने वाले हैं, और गरिमा उस वक्त फैशन डिजाइनिंग कर रही थी बॉम्बे के अंदर। वो दोनों मिलते हैं और वो दोनों काफी ज्यादा क्लोज आते हैं, और इसके बाद वो इस रिश्ते को अपने पापा को बता देते हैं। पर उनके पापा मोहिनी बर ठाकुर इस रिश्ते को लेके राजी नहीं थे, इसलिए जुबिन डिप्रेस्ड रहने लगे। पर डिप्रेशन के बावजूद भी जुबिन ने बहुत अच्छे गाना लिखा और वो गाना और ज्यादा फेमस हो गया। फाइनली प्रॉब्लम में देखकर जुबिन के पापा इस रिश्ते को मान जाते हैं और गरिमा सैकिया और जुबिन गर्ग 2002 में शादी कर लेते हैं। पर उसी साल जुबिन की बहन की कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और जुबिन के पापा उस वक्त तक टूट चुके थे। यहाँ पे आप ये लिस्ट देखिए, ये 1992 से लेकर 2020 के बाद तक का लिस्ट है। ये टोटल एल्बम्स है कि जुबिन ने कितना एल्बम्स बनाया था। जुबिन सिर्फ एक सिंगर नहीं थे, बल्कि वो एक एक्टर, एक प्रोड्यूसर, एक डायरेक्टर और एक स्क्रीन राइटर भी थे। जुबिन ने 2025 तक टोटल 27 मूवीज के अंदर एज एन एक्टर काम किया था, जिसमें 2017 में आई मिशन चाइना मूवी आसामीज फिल्म इंडस्ट्री की पहली मूवी बनी थी जिससे 6 करोड़ का ग्रॉस क्रॉस किया था। इसके बाद 2019 में आई कंचनजंगा मूवी ने 7 करोड़ का मार्जिन क्रॉस कर दिया। 2009 में जुबिन ने इकोस ऑफ द साइलेंस को डायरेक्ट किया था, और इसी के कारण से 55th नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड में जुबिन को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन का अवार्ड मिला, और जुबिन इस वक्त तक एक बहुत बड़े सुपरस्टार बन चुके थे। जुबिन का मानना था कि म्यूजिक का कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं होता है, वो लोगों के दिलों को टच करती है। इसीलिए जुबिन जब एक स्टेज प्रोग्राम कर रहे थे, वहां पे उन्हें कोई दूसरा गाना गाने के लिए कहा गया। जुबिन ने कहा कि वो अपने हिसाब से ही गाना गाएंगे। इसके बाद जुबिन को कुछ धमकियां भी मिली। अल्फा ने भी उन्हें धमकियां दिया, पर वो डरे नहीं। गवर्नमेंट की तरफ से जब उन्हें सिक्योरिटी मिल रही थी, उन्होंने उसे नकार दिया और उन्होंने कहा कि वो लोगों के बीच रहकर ही सेफ महसूस करते हैं। इसीलिए जुबिन ने अपने इनकम से 70% पैसा लोगों को दान करने में बचा दिया। जुबिन जब शूटिंग पे जाते थे तो लोग जब उनके पास आते थे अपने पढ़ाई का प्रॉब्लम लेकर, बीमारी लेकर, तो वो सारा का सारा पैसा ही डोनेट कर देते थे। मैं जितना पैसा कमाता हूँ आधा पैसा लोगों को बांट देता हूँ। जुबिन का एक एनजीओ था कलागुरु आर्टिस्टिक फाउंडेशन। जब भी असम के अंदर डिजास्टर हो या फिर फ्लड जैसी सिचुएशन हो, उसके कारण से जुबिन वहां पे अपना रिलीफ पहुंचाते थे, और इसी कारण से जुबिन सारे लोगों में काफी ज्यादा फेमस रहने लगे। जुबिन जब कोविड-19 चल रहा था, अपना 2 मंजिला इमारत को भी हॉस्पिटल को दे दिया था, ताकि वहां पे कोविड से रिलेटेड बेड बनाई जा सके और लोगों को सुविधा मिल सके। जुबिन का यह भी कहना था कि उनका कोई कास्ट नहीं, उनका कोई रिलीजन नहीं, उनका कोई भगवान नहीं, वो फ्री है, वो कंचनजंगा है। और शायद यही कॉन्सेप्ट पूरे असम को यूनाइट कर दिया था। जब जुबिन की मौत हुई, उसमें पूरा का पूरा असम निकल कर आया। कौन हिंदू, कौन मुस्लिम, कौन क्रिश्चियन, किसी ने नहीं देखा। कौन कास्ट, कौन असमीज, कौन बंगाली, कौन बिहारी, सारे लोगों ने मिलकर जुबिन के आखिरी राइट्स में हिस्सा लिया। जुबिन का जब श्राद्ध चल रहा था, उस श्राद्ध में एक तरफ हिंदू के माध्यम से रिचुअल्स हो रहे थे और दूसरे तरफ मुस्लिम्स में मौलवी अपने हिसाब से रिचुअल्स देख रहे थे। और जुबिन यही असम देखना चाहते थे, यही यूनिटी देखना चाहते थे, जो यूनिटी दिखा असम के अंदर। जुबिन ने अपने पूरे करियर में 38,000 सॉन्ग्स गाए थे 30 इयर्स के अंदर, 40 डिफरेंट लैंग्वेजेस में, जिसके अंदर असमीज, बंगाली, भोजपुरी, गुजराती,
तमिल, तेलुगु, कार्बी, बोडो ऐसे और बहुत सारे लैंग्वेज साबित थे। इसी के साथ उन्होंने बहुत सारे मूवी को डायरेक्ट किया था, उन्होंने प्रोड्यूस भी किया था और उन्होंने एक्ट भी किया था। आप सोच के देखिए, एक ऐसा इंसान असम को कितना दिया। एक दिन के अंदर उन्होंने 4 गाने गाए हैं और एक्टिंग और डायरेक्शन तो अलग बात है। ये संभव है? कोई एक पर्सन कर सकता है? ये जुबिन ने असम को दिया। पर जुबिन की 2025 तक नेटवर्थ कितनी थी? सिर्फ और सिर्फ 70 करोड़ के आसपास। वहीं कुछ सिंगर जो 1000-2000 गाने गाते हैं, उनकी नेटवर्थ 200-300 करोड़ के क्रॉस हो जाती है। बहुत लोगों का ये मानना है कि जुबिन का बहुत सारा कॉपीराइट स्टूडियोज के पास है। एक्चुअली जो सिंगिंग का लाइन होता है उसमें क्या होता है, जो गाना गाते हैं सिंगर्स को और राइटर्स को सिर्फ वन टाइम ही रॉयल्टी मिलती है। इसके बाद जो भी रहता है वो सारा का सारा स्टूडियो के पास रहता है। इसी कारण से सोनू निगम ने भी काफी ज्यादा लड़ाई किया था, केके ने भी लड़ाई किया था और फाइनली 2012 में कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आया था कि जो रॉयल्टी रहेगी उसमें से कुछ रॉयल्टी सिंगर के पास भी जाना चाहिए। और इसी कारण से सारा का सारा जुबिन का सुपर हिट का रॉयल्टी जो था वो स्टूडियो के पास था और जुबिन को एक्चुअली जितना पैसा बनाना चाहिए था वो पैसा जुबिन नहीं बना पाया। और गाने के ही सिलसिले में जुबिन सिंगापुर गए हुए थे श्याम कानू महंतो के नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में। श्याम कानू महंतो इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी, इसके बाद उन्होंने एमबीए कर ली थी। इसके बाद महंतो ने ऑल ओवर इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में 16 साल तक वर्क किया। 16 साल वर्क करने के बाद उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी और अपनी खुद की कंसल्टिंग कंपनी एमएमएस एडवाइजरी बनाई 200 लोगों के साथ। श्याम कानू महंतो मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव और चीफ फंक्शनरी के हिसाब से भी काम कर रहे थे हाइड्रो पावर के इम्प्लीमेंटेशन में और पटकाई एनर्जी कंपनी लिमिटेड के प्रोमोटर भी थे। यानी हम कह सकते हैं कि श्याम कानू महंतो एक फुल फ्लेजेड बिजनेसमैन थे। उन्हें पता था कि किसका इस्तेमाल कहाँ करना है और नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के मुताबिक जुबिन गर्ग एक बहुत बड़ा फैक्टर साबित हो सकते थे। इसीलिए तबीयत खराब होने के बावजूद भी जुबिन गर्ग अपने मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और अपने ड्रमर शेखर गोस्वामी के साथ और कुछ लोगों के साथ जाते हैं सिंगापुर। उसी दिन वो बीच पे गए हुए थे और बीच पे वो स्विमिंग कर रहे थे, वो भी बिना लाइफ जैकेट में। उनका सांस लेने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। ये चीज उनके मैनेजर ने देखा पर उन्हें लगा कि एक एसिड फ्लक्स है, इसे इग्नोर किया गया। जुबिन को टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिला और रिजल्ट ये आया कि जुबिन की मृत्यु हो गई। अब ये एक्सीडेंट है या फिर मर्डर है, इसकी जांच अभी चल रही है, एसआईटी बनाई गई है, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। पर जुबिन का जब एक आखिरी पॉडकास्ट रिलीज हुआ था उसमें जुबिन ने बताया था कि किस तरीके से उन्हें साइलेंस नहीं मिलता, लोग उनका इस्तेमाल करते हैं। তুমি নিজৰ যত্নটো নলোৱা। machine man, come on. তুমি কৈছা তোমাক যন্ত্ৰ বনাই দিলে, কোনে বনালে? তুমি নিজেই তো বনাইছা নিজৰ। The people, মানে কৰিছে তোমাক। they made me machine. जुबिन ने अपने आखिरी फिल्म रोए रोए बिनाले के बारे में भी उसमें डिस्कस किया था। उन्होंने बताया था कि किस तरीके से वो समुद्र के किनारे जाते हैं, समुद्र को टच करते हैं और 5 लोग उन्हें समुद्र से बाहर निकाल कर लाते हैं और ठीक इसी तरीके से सिंगापुर के अंदर उनकी मौत हुई। तो सवाल यहाँ ये भी पैदा होता है कि क्या जुबिन को अपने मौत के बारे में पता था? क्या ये एक एक्सीडेंट है या फिर प्री प्लान मर्डर? अब असम के लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जुबिन गर्ग की एक आखिरी फिल्म आने वाली है 31 अक्टूबर को, रोए रोए बिनाले, जो उन्होंने बहुत शिद्दत से लिखा। इसे सुपर डुपर हिट करवाना है और जुबिन के जस्टिस के लिए लड़ना है। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है असम के लोगों की। ये वीडियो जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए ताकि जुबिन को जस्टिस मिल सके और जुबिन की आखिरी मूवी रोए रोए बिनाले सुपर हिट हो सके। ये वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।